हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये है पार्ट 2। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 10 के जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसको अच्छे से आप देखिए, समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और कुछ डाउट होगा उस वीडियो में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि सर हमको उस वीडियो में ये डाउट है, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को सेकेंड टाइम देख रहे हैं, मतलब पार्ट 1 ऑलरेडी देख चुके हैं और ये पार्ट 2 अभी जस्ट देखने वाले हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी अपने स्टडी रूम में होंगे, टेबल चेयर में बैठे होंगे, आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी मैथ्स की, और एक अच्छी क्वालिटी की लंबी मोटी चौड़ी बड़ी मैथ्स की नोटबुक होगी, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक नोट डाउन करेंगे। मैं जो भी आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास अच्छी क्वालिटी की पेन होना चाहिए, और मैं बोला था कि ग्राफ पेपर जरूर लगेगा इस चैप्टर को समझने के लिए, तो A4 साइज का ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की पेंसिल, रबर और 30 सेंटीमीटर वाला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का स्केल होना चाहिए आपके पास। और आपके पास ना क्या होना चाहिए, देखिए, बॉटल पीने का होना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आप अपने जगह से उठे ना, आपकी सीटिंग हैबिट अच्छी रहे और आपका लिसनिंग हैबिट सुधरे, आपकी राइटिंग हैबिट सुधरे, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका स्ट्रांग रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ आखिरी तक देखिएगा, और आखिरी तक देखने के बाद जरूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना नोटबुक निकालिए, आप सबसे पहले। अब इस नोटबुक, आपका ये ऐसा नोटबुक खुल जाएगा। सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखिए, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं डे लिखिए, कौन सा दिन आप ये देख रहे हैं वीडियो, क्या टाइमिंग में देख रहे हैं आप वीडियो, पूरा ऑनेस्टी के साथ मेंशन करिए। उसके बाद टॉप मोस्ट में क्लास 10th मेंशन करिए, बोर्ड सीबीएसई मेंशन करिए, सब्जेक्ट मैथ्स मेंशन करिए, चैप्टर नंबर 3 मेंशन करिए, चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मेंशन करिए, और ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये वीडियो का पार्ट 2 है। ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको मेंशन करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम मीन्स, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उसको आप अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ word problem in the form of linear equations
called its algebraic representation is called its algebraic representation. तो algebraic representation of word problem का मतलब क्या हुआ कि the representation of word problem in the form of linear equations is called algebraic representation. आपको कोई word problem दिया रहेगा, अब उस word problem को आपको linear equation in टू वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना है, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. तो चलिए इस पर बेस्ड मैं एक एग्जांपल लिख पाता हूं आपको, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा. तो चलिए मैं यहां पर एग्जांपल लिख ले रहा हूं. तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे. तो यहां पर आपको लिखना है अ फ्रैक्शन becomes 4/5 if 2 is added to both numerator and denominator comma if however 4 is subtracted from both numerator and denominator then the fraction becomes 1/2 full stop. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है. तो देखिए एक बार वापस एक क्वेश्चन आपको लिख लेना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है. तो वापस एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा. तो देखिए क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 2 is added to both numerator and denominator, comma if however 4 is subtracted from both numerator and denominator, then the fraction becomes 1/2 full stop. Represent this situation algebraically and graphically. ये बोल रहा है इस सिचुएशन को आप algebraically और graphically क्या करें, रिप्रेजेंट करें. तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हमको रेडी करना है. तो इतना आप लोग लिख लिए हैं, इसको आप लिखेंगे अपने नोटबुक में. चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं और इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूं कि इसको हम अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको अब मैं रब कर रहा हूं.
देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने को फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, आपको मालूम है कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन का हमको न्यूमरेटर नहीं पता और डिनोमिनेटर नहीं पता। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इसको x मान लेंगे, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को हम y मान लेंगे। उसके बाद अगर आपको फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मालूम चल गया x, डिनोमिनेटर मालूम चल गया y, देन कॉमा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर आपको किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई वाई होगा। सो मैं यहां क्या लिखा, देन कॉमा करके रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई लिखा। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हम यहां लिखेंगे कंडीशन 1, यहां क्या लिखेंगे, कंडीशन 1। अब देखिए कंडीशन 1 में क्या पूछा है, कंडीशन 1 में लिखा गया है वहां पर, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये बोल रहा है कि अगर आप 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो जो नया फ्रैक्शन बनता है वो 4/5 हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन 1 में, कंडीशन 1 में लिखेंगे व्हेन 2 इज एडेड, व्हेन 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर, when 2 is added to numerator, comma, then new numerator, पहले न्यूमरेटर x था, अब जो नया न्यूमरेटर बनेगा वो हो जाएगा x plus 2। क्लियर है। अब उसके बाद when 2 is added to denominator, comma, then new denominator is equal to हो जाएगा y plus 2। देखिए इसके पहले जो डिनोमिनेटर था वो y था, अब y में हमने 2 ऐड किया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है। सो व्हेन 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, कॉमा, न्यू डिनोमिनेटर हो जाएगा y plus 2। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर देन कॉमा न्यू फ्रैक्शन, देन न्यू फ्रैक्शन ये होगा न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यू डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहां हम लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ये जो नया फ्रैक्शन बना है, ये जो नया हमारा फ्रैक्शन बना है x plus 2 अपन y plus 2, ये जो नया फ्रैक्शन बना है ये किसके बराबर दिया है, 4/5 के बराबर दिया है क्वेश्चन में। सो यहां पर क्या हो जाएगा, x plus 2 अपन y plus 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा
4/5, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो 4/5 के बराबर होगा। क्लियर है? अब उसके बाद इंप्लाइज, क्योंकि इक्वेशन के सेकेंड स्टेप से इंप्लाइज लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 के साथ इज इक्वल टू 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y + 2 के साथ। अब देखिए फिर अगेन इंप्लाइज करके 5 × x ये हो जाएगा 5x, 5 × 2 ये हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 4 × y ये हो जाएगा 4y, 4 × 2 ये हो जाएगा +8। इतना आ गया समझ में? उसके बाद राइट हैंड साइड में LH, मतलब देखिए ये है LHS में क्या है 5x + 10, RHS में क्या है 4y + 8। अब क्या करना है, RHS को 0 बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा 5x + 10 - 4y - 8 इज इक्वल टू 0। 4y इधर ट्रांसफर होगा तो -4y + 8 इधर ट्रांसफर होगा तो -8। और इंप्लाइज 5x - 4y 10 - 8 दैट इज +2 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लिख देंगे 5x - 4y + 2 इज इक्वल टू 0, और इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 1। समझ में आ गया? तो ये था कंडीशन 1। सो कंडीशन 1 के हिसाब से हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया वो क्या आया, 5x - 4y + 2 इज इक्वल टू 0 आया। समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, कंडीशन 2 को एक्सप्लेन करूंगा। एक बार देख लीजिए। समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो ये कंडीशन 1 आपको समझ में आ गया। चलिए इसको अब मैं रब करता हूं। अब कंडीशन 2 पर जाएंगे अपन। ये अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब कंडीशन 2, चलिए अब हम जाएंगे कंडीशन 2 पर। कंडीशन 2 पर क्या बोल रहा है कंडीशन 2? अब देखिए कंडीशन 2 क्या बोल रहा है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर आप न्यूमरेटर से 4 सब्ट्रैक्ट करें और डिनोमिनेटर से भी 4 सब्ट्रैक्ट करें तो जो नया फ्रैक्शन बनता है वो बन जाता है 1/2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे कंडीशन 2 में? कंडीशन 2 में लिखेंगे when 4 is subtracted from numerator comma then न्यू न्यूमरेटर ये हो जाएगा x - 4। अब when 4 is subtracted from denominator comma then new denominator is equal to y - 4 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो न्यूमरेटर है उसमें आप क्या माइनस करते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो नया न्यूमरेटर आएगा वो क्या होगा x - 4, क्योंकि पहले न्यूमरेटर x था, अब हो जाएगा x - 4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूमरेटर से। अब देखिए जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y - 4 हो जाएगा।
पहले डिनोमिनेटर y था, y में आप 4 माइनस किए तो अब नया डिनोमिनेटर क्या आ गया, y माइनस 4 हो गया। अब उसके बाद देन कॉमा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, न्यू फ्रैक्शन, देन न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा न्यू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यू डिनोमिनेटर। तो देखिए देन कॉमा न्यू जो फ्रैक्शन होगा, देन कॉमा न्यू फ्रैक्शन, तो जो नया फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू न्यूमरेटर अपन न्यू डिनोमिनेटर, न्यू न्यूमरेटर अपन न्यू डिनोमिनेटर। सो न्यू न्यूमरेटर कितना है, x माइनस 4 है, न्यू डिनोमिनेटर कितना है, y माइनस 4 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखेंगे जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो नया नया जो फ्रैक्शन बनता है वो हो जाता है 1/2। सो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 4 अपन y माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इम्प्लाइज, देखिए जो नया फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 1/2, नया जो फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है 1/2। अब देखिए इम्प्लाइज कर, क्योंकि इम्प्लाइज हमेशा इक्वेशन के सेकेंड स्टेप से बनता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, 2 एक्स माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 वाई माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इम्प्लाइज 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8, 1 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y, 1 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4। अब y माइनस 4 जो RHS में है इसको 0 बनाना है तो सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इंप्लाइज ये हो जाएगा 2x माइनस 8 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0, y इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस वाई, माइनस 4 इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 4। क्लियर है। अब इंप्लाइज, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 4 ये हो जाएगा -4 और इज इक्वल टू 0, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। देखिए 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये जो आएगा ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये मेरे को मिला कंडीशन 2 से, ठीक है। अब लास्ट में यहां पर हम जो डायलॉग लिखेंगे, यहां पर क्या डायलॉग लिखेंगे, हैंस कॉमा लिखेंगे द रिक्वायर्ड algebraic representation of given problem is, ये हो जाएगा 5x minus 4y plus 2 is equal to 0 and 2x minus y minus 4 is equal to 0। और इस स्टेटमेंट को आप पूरा बॉक्स के अंदर लिखेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि जो भी यहां पर दिया है क्वेश्चन उसको अल्जेब्रिकली आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 आ गया था, ये इक्वेशन 2 आया। अब उसके बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे, बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, हैंस कॉमा द रिक्वायर्ड अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज 5x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा अपना 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये था अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया ये। अब इसको अपने को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इसको आपको क्या करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आप लोग लिख लिए, समझ में आ गया इतना कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को
अल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना मतलब जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कैसे लिखते हैं, इसी को हम अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, इसको ये जो दो इक्वेशन आई है इसको मेरे को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब क्या करना है आपको, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। चलिए अब क्या करना है, अब अपने को दोनों इक्वेशन को सेम ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना A4 साइज का ग्राफ पेपर आप निकालिए, 30 सेंटीमीटर इसके निकाल लीजिए, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल निकालिए, रबड़ निकालिए। चलिए अब इसको मेरे को ग्राफिकली शो करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ कॉमा करके, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम 1। तो देखिए फ्रॉम 1 में क्या होगा, देखिए अगर फ्रॉम 1 में मैं क्या करूंगा, -4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -x - 2। देखिए अब इक्वेशन 1 निकालिए आप, इक्वेशन 1 में क्या लिखाया गया था, देखिए अपने कॉपी में इक्वेशन 1 आपने क्या लिखा है। अब उस इक्वेशन 1 से आपको क्या मिला, आपने क्या किया, जो y वाला टर्म है उसको आपने LHS में ही रहने दिया, और जो x और कांस्टेंट टर्म था उसको आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। तो देखिए -4y एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर +5x था, ये राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा, इधर +2 था वो हो जाएगा -2। क्लियर है। अब उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान देना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इंप्लाइज। अब देखिए यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है -4 है, तो आपको y का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, ये रूल है। सो y का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे पूरे साइन माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4y, इसमें अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5x, इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या होगा, y इज इक्वल टू 5x + 2/4, ये आ जाएगा। इसको आप बॉक्स में लिख लीजिए। अब इसका मेरे को क्या बनाना है, टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ऐसा लिख लीजिए टेबल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की 3 वैल्यू लेंगे, x की 3 वैल्यू, यहाँ x यहाँ y। अब देखिए अगर आप यहाँ x2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आप x2 रखेंगे, देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, आप x की वैल्यू हमेशा इंटीजर लेंगे, या तो +1 लेंगे या -1 लेंगे, +2 लेंगे -2 लेंगे, +3 लेंगे -3 लेंगे, +4 लेंगे -4 लेंगे, लेकिन x अपने को यहाँ पर ऐसा इंटीजर लेना है कि y की वैल्यू भी इंटीजर में आनी चाहिए। y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब x की ऐसे वैल्यू लेना है इंटीजर में जिससे y की वैल्यू भी इंटीजर आए। अब चलिए देखिए x की वैल्यू में अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 5 2 = 10, 10 + 2 12, और 12/4 करने पर कितना आंसर आया, 3 आ गया। अब x की जगह मैं ले रहा हूं -2, तो देखिए अगर मैं x की जगह -2 लूंगा तो 5 × -2 कितना होगा, -10 और +2 कितना होगा, -8, -8/4 कितना आएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है। अब x की जगह मैं क्या ले रहा हूं, 6, तो 5 × 6 30, 30 + 2 32, 32/4 ये हो जाएगा 8। मैंने एक एग्जांपल बताया है, आप यहाँ पर x की वैल्यू इसके अलावा और बहुत सारी आ सकती है, तो मतलब आपको क्या करना है, x ऐसे लेना है इंटीजर्स में जिसमें y की वैल्यू भी इंटीजर है। देखिए यहाँ 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, 6 इंटीजर है, 8 इंटीजर है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद
मैं यहाँ पर एक कॉलम बना ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम टू। अब देखिए फ्रॉम टू से, अब देखिए फ्रॉम टू का इक्वेशन क्या आया था वो आप देखिए। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, -y मतलब y का जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। और उसके बाद देखिए इधर +2x था, इधर हो जाएगा -2x, इधर -4 था, ये हो जाएगा कितना, +4। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब देखिए ये समझ में आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। अब इम्प्लाइज, मेरे को यहाँ पर इम्प्लाइज लिखना है। सेकेंड स्टेप से इम्प्लाइज होता है इक्वेशन के बाद। y का कोफिशिएंट यहाँ फिर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा +y, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा +2x, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -4। अब इसका अपने को क्या बनाना है, टेबल बनाना है। इसका भी अपने को टेबल बनाना है। अब देखिए यहाँ भी x की हम 3 वैल्यू लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 3 आएगी। x की 3 वैल्यू अपने को लेना है। अब देखिए x अपने को ऐसा लेना है, यहां पर x हम ऐसा लेंगे इंटीजर, जिससे y की वैल्यू भी इंटीजर आ जाए। तो चलिए x हम स्टार्ट करते हैं 0 से, यहाँ 0 रखो, 2 × 0 0 0 -4, आंसर आया -4। अब अगर मैं यहाँ पर 2 लूंगा, x की जगह 2 लूंगा तो 2 × 2 4 4 -4 0। अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूंगा तो 6 2 12 12 -4 8। तो देखिए अब इस कॉलम में इक्वेशन 1 के लिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पर टेबल बनाया। इक्वेशन 2 से मुझे टेबल मिल गया ये बॉक्स के अंदर, ठीक है। y निकालते हो तो वो बॉक्स के अंदर, y निकालते हो तो बॉक्स के अंदर। तो ये सब पॉइंट्स अपने को मिल गई। टेबल इक्वेशन 1 से अपने को मिल गया, इक्वेशन 2 से हमने टेबल फॉर्म कर लिया, समझ में आ गया। अब उसके बाद अपने को करना क्या है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं, सेम ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करेंगे। तो इसको अब मैं रब कर दूं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, इस पर बेस्ड मेरे को अब ग्राफ पेपर में पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर निकालिए आप A4 साइज का, 30 सेंटीमीटर स्केल आप निकालिए, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल निकालिए, अच्छी क्वालिटी की रबर निकालिए, इरेजर। चलिए अब क्या करना है, अब आप A4 साइज ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करेंगे, जो पॉइंट्स आया था। तो देखिए आपको बता दे रहा हूं कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। देखिए ये कैपिटल एक्स होना चाहिए, ये 0, ये कैपिटल एक्स। क्लियर है? और ये पूरा जो होना चाहिए पेंसिल से आपको पूरा हर चीज ड्रॉ करना है। इसको बोलते हैं कैपिटल वाई, ये होता है कैपिटल वाई डैश। समझ में आ गया? चलिए अब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। अपने को क्या क्या पॉइंट्स मिला है, तो देखिए जो टेबल 1 बना था, टेबल 1 को देखिए और टेबल 2 को देखिए आप। टेबल 1 और टेबल 2 दोनों को आप ऑब्जर्व करेंगे। सो x का जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो x का दोनों टेबल में मिला करके जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो है 6। तो यहां पर आपने क्या करना है, इधर 6 तक लिख लेना है, 3 4 5 6 और एक ज्यादा। क्लियर है? लिख लिए, समझ में आ गया। यहां पर मैं 7 तक ही क्यों लिखा, क्योंकि दोनों टेबल को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि x की जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, तो एक ज्यादा हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब देखिए दोनों टेबल को ऑब्जर्व करने पर मुझे x का
जो माइनस में वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2, तो मेरे को -3 तक प्लॉट कर लेना है। ये -1, ये -2, ये -3, एक ज्यादा मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों में y का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 मैक्सिमम, तो मेरे को क्या करना है 9 तक प्लॉट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सब इक्वल गैप्स में होना चाहिए। ठीक है, इक्वल गैप्स में होना चाहिए, सबका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया। अब y का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है 8 तक, तो मैंने एक और ज्यादा प्लॉट कर लिया 9। अब y का नेगेटिव में कहां तक जा रहा है, तो y में नेगेटिव तक जा रहा है -4। दोनों को अगर हम दोनों टेबल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो -5 तक अपने को प्लॉट कर लेना है। -1 -2 -3 -4 और ये -5 तक मैंने प्लॉट कर लिया। अब देखना क्या करेंगे, अब आपको जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट करना है। तो देखिए, सबसे पहला टेबल 1 को देखते हैं। टेबल 1 में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। सो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट्स होगा, इसको आप मेंशन करेंगे 2, 3। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। ऐसा डॉट और सर्कल लगाएंगे और ब्रैकेट में 2, 3 लिखेंगे, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। अब देखिए टेबल 1 में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू भी -2। सो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2, तो मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये देखिए x की वैल्यू -2 ये और y की वैल्यू -2 ये, कहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या है, टेबल 1 में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8। तो देखिए ये 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू जो है वो 8, मतलब ये हो जाएगा 6, 8। x की वैल्यू 6, देखिए x की वैल्यू 6 ये और y की वैल्यू ये 8, दोनों कहां पर कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो उसको 6 और 8 मान लिए। अब क्या करना है, 30 सेंटीमीटर स्केल को लेकर के ये तीनों जो पॉइंट्स होंगे, ये तीनों पॉइंट्स को आपको स्केल से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ऐसा क्लियर है, ये तीनों पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, अपने 30 सेंटीमीटर स्केल का यूज करके क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो पॉइंट है इसको आप A मानेंगे, ये जो पॉइंट आया इसको आप B मानेंगे, ये जो पॉइंट आया आप इसको C मान लेंगे। अब इस लाइन, ये जो लाइन है ये किसका, ये जो लाइन है ये इसका ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन था 5x - 4y + 2 = 0। ये इस लाइन का ओरिजिनल इक्वेशन है, तो वो मैंने लिख दिया। समझ में आ गया, टेबल 1 से मेरे को ये पॉइंट्स मिल गए, समझ में आ गया। अब उसके बाद अब मेरे को देखना है, अब मेरे को देखना है टेबल 2। तो देखिए टेबल 2 में, अब टेबल 2 को ऑब्जर्व करिए। टेबल 2 में x की वैल्यू, पहला वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। सो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 ये आई, तो ये आ गया अपना 0, -4। उसके बाद बोल रहा है 2, 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये 2, 0। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8, ये आया, यही पॉइंट आ रहा है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8। तो अब क्या करना है, अब आपको 30 सेंटीमीटर स्केल लेना है और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये, इसको आपको ऐसा क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ 30 सेंटीमीटर स्केल। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट्स आए, इस पॉइंट्स को आप मेंशन कर लो। हमने A, B, C मेंशन किया था, इसको मैंने D मान लिया और इस पॉइंट्स को मैंने E मान लिया। ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E। कोई भी पॉइंट को हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका ओरिजिनल इक्वेशन क्या था। सो इसका ओरिजिनल इक्वेशन टेबल 2 से आपको मिल जाएगा।
इसका जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये ओरिजिनल इक्वेशन है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको नीचे में ये ग्राफ प्लॉट कर लिए, ये पूरा A4 साइज में आपको ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब लास्ट में यहां पर डायलॉग लिखेंगे। क्या डायलॉग लिखेंगे? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the given problem. This is the graphical representation of the given problem. तो ये आप ऐसा पूरा बॉक्स के अंदर लिखेंगे। This is the graphical representation of the given problem. तो समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्या क्वेश्चन था कि फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था उस फ्रैक्शन का अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना था। तो ये उस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन हो, चाहे प्री बोर्ड का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को अगर आपको बोले जाएगा कि इस वर्ड प्रॉब्लम का अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बताइए, तो आपको बन जाएगा सॉल्व। क्लियर है? और बोलेगा कि इस वर्ड प्रॉब्लम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो भी समझ में आ जाएगा, आपको बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको अब हम रब कर देते हैं, और फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? इसको अब रब कर दिया जाए, चलिए समझ में आ गया ना? ये जितना ग्राफ आपका नीट और क्लीन रहेगा उतना आपको समझ में आएगा और चेकर को भी समझ में आएगा। सो आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपकी लिखने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए इसको रब कर दिया जाए। इसको मैं रब कर देता हूं। रब कर दिया जाएगा। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक लिखिए आप यहां पर। अगला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ linear equations in two variables. Solution of a pair of linear equations in two variables. ठीक है? ये हमारा अगला टॉपिक है, solution of a pair of linear equation in टू वेरिएबल्स। तो इसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स दिखाऊंगा। 3 पॉइंट्स आपको क्या क्या लिखना है और वो क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए पहला पॉइंट लिखिए आप इसमें। पहला पॉइंट लिखेंगे एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies both the equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and
a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is called a solution of a given pair of linear इक्वेशन। ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट जो आपको लिखना है वो लिखना है अ पेयर ऑफ linear equations in two variables can be solved by two methods, namely graphical method and algebraic मेथड। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट लिखना है। यहाँ थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ linear equations ऐसा करके ये अपना हेडिंग रहेगा। और यहाँ पर आप ऐसा एरो बनाएंगे एरो, और एक ऐसा नीचे में एरो बनाएंगे। तो पहला मेथड आप लिखेंगे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, यहाँ पर आप लिखेंगे ग्राफिकल मेथड लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे अलजेब्रिक मेथड। यहाँ क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक मेथड लिखेंगे। अब इस अलजेब्रिक मेथड में पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद जो सेकेंड मेथड है अलजेब्रिक मेथड का, वो यहाँ पर लिखेंगे आप एलिमिनेशन मेथड लिखेंगे। उसके बाद थर्ड जो लिखेंगे यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड का जो थर्ड मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए ये हो गया 3 पॉइंट। चलिए अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से लिखिए। तो देखिए अब इसको एक्सप्लेन करना है मेरे को। तो क्या है हमारा टॉपिक, क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मींस अगर आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, टू इक्वेशंस आपको दिए हैं टू वेरिएबल्स वाले, ठीक है? तो आपको अगर टू इक्वेशंस दिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले, अगर आपको दो इक्वेशन दिए हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है? तो देखिए उसका पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy both the equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0
is called a solution of a given pair of linear equation। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब क्या है, आपको दो इक्वेशन दिया है, आपको क्या दिया है, दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अब आपको देखना है कि x और y की ऐसी क्या क्या वैल्यूज होंगी, x और y की ऐसी क्या क्या वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो उस वैल्यूज को x और y के, उस वैल्यूज को x और y के हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट्स क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड बाय टू मेथड्स। अब देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास, नेमली ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। क्या है, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक अलजेब्रिक मेथड होता है। तो देखिए अब यहां पर तीसरा पॉइंट हेडिंग में क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम दो मेथड होता है, इसको सॉल्यूशन के दो मेथड होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। क्लियर है? अब अलजेब्रिक मेथड के तीन और पार्ट होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास और तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के बारे में भी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज किया जाता है टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं टू इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, ये भी मैं आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए इसको अब रब करें। रब करने के बाद आपको मैं ग्राफिकल मेथड के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, अब वन बाय वन हम सब मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। इसको अब मैं रब कर देता हूं। इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए अब आप हेडिंग लिखिए ग्राफिकल मेथड। यहां पर आप हेडिंग लिखिए ग्राफिकल मेथड। हेडिंग लिखिए भाई ग्राफिकल मेथड के बारे में लिखिए, ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हम यहां पर दो इक्वेशन ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया। समझ में आ गया? अब उसके बाद पहला पॉइंट जो आपको लिखना है ग्राफिकल मेथड का, वो क्या लिखना है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड का पहला पॉइंट है टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली कॉमा फर्स्ट ड्रॉ the graph of both equations
on the same graph with same scale of representation, with same scale of representation, with same scale of representation। अब फुल स्टॉप। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पॉइंट बोल क्या रहा है, तो क्या है पहला पॉइंट, क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब अगर आपको दो इक्वेशन दिया है, टू वेरिएबल्स का, तो आपको अगर उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली पता करना है तो क्या करेंगे, बोला है फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ। ठीक है। अब क्या पूछा है कि आपको, इसके पहले मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम कराया था। उस वर्ड प्रॉब्लम को हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट किया था अलजेब्रिकली। दोनों का सेपरेट ग्राफ बनाया, मतलब दोनों का ग्राफ में बनाया था, एक ही ग्राफ पेपर में बनाया था। तो उसी तरीके से क्या बोल रहा है ये कि फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस, मतलब इसका इक्वेशन का ग्राफ और इस इक्वेशन का ग्राफ आपको प्लॉट करना है सेम ग्राफ पेपर में विथ सेम स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। का मतलब पहला जो इक्वेशन रहेगा उसका जो ग्राफ बनेगा उसमें आपने जो भी स्केल लिया है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, वही स्केल को यूज करके आपको इक्वेशन 2 का ग्राफ प्लॉट करना है सेम ग्राफ पेपर में। तो समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें लिखा है सेकेंड पॉइंट में if the graph of system of linear equations will represent two intersecting lines, comma, then coordinates of point of intersection से A, B is the solution of the pair of linear equations। ये आप लिख लीजिए। अब इसका मतलब मैं फिर आपको समझाऊंगा। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, तो सेकेंड पॉइंट बोल रहा है if the graph of system of linear equations will represent two intersecting lines, then coordinates of the point of intersection से A, B is the solution of the pair of linear equation। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, पहले इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया ग्राफ पेपर में, उसके बाद इस इक्वेशन 2 का ग्राफ प्लॉट किया सेम ग्राफ पेपर में। अब आपको देखना है, अगर देखिए आपको इसके पहले मैं बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। अगर आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है।
उसी तरीके से आप इक्वेशन 2 को जब प्लॉट करेंगे आप ग्राफ पेपर में, तो वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज ये ऐसा ग्राफ प्लॉट करने के बाद दोनों स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस इंटरसेक्ट पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर सपोज जो कोऑर्डिनेट्स आ रही है, सपोज a, b आ रही है, जो यहां लिखा है a, b, तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा, यही सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। तो मतलब ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया? तो क्या बोल रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस will represent two intersecting lines, then coordinates of point of intersection। ये देखिए, ये है कोऑर्डिनेट a, b। a, b क्या है? It is the coordinate of the point of intersection। Then these coordinates will represent the required solution of the pair of linear equation in 2 variables। समझ में आ गया? तो यहाँ पर x की जगह a और y की जगह b, तो x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। समझ में आ गया? ये सेकंड पॉइंट्स था। समझ में आ गया सेकंड पॉइंट्स? चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 क्लियर हो गए। चलिए ठीक है, अब हम पॉइंट 3 आपको एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट 3 क्या बोलना चाह रहा है? चलिए अब पॉइंट 3 एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। पॉइंट 3 क्या बोल रहा है? इन दिस केस मतलब जो सेकेंड पॉइंट में हमने लिखाया था, इन दिस केस देयर विल बी only one point, there will be only one point of intersection, so the given system of equations will have unique solution, and such pair of linear equations is called consistent pair of linear equations। चलिए अब ये थर्ड पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, एक बार मैं रीड करता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन दिस केस मतलब जो हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था, सेकेंड पॉइंट में जो समझा था, तो उस केस में क्या बोल रहा है, इन दिस केस देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्या लिखा है, देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तब हम क्या बोलेंगे, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है या
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसके पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन, विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। और सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इस तरीके से जो ये जो पेयर दिए, ये जो पेयर हैं, दो इक्वेशंस के जो पेयर हैं, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो समझ में आ गया व्हाट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उस लीनियर इक्वेशंस को बोलती हैं जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जब आप दो इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम ग्राफ पेपर में, तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो समझ में आ गया। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आपको। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। चलिए अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, तो देखिए अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है। if the graph of system of linear equations will represent two parallel lines, comma, there is no point of intersection, and consequently, and यहां पर लिखना है consequently there is no pair of values of x and y which satisfy both equations, full stop. thus यहां लिखना है thus given system of equation equations have no solution, full stop. such pair of linear equations is called inconsistent pair of linear equations. चलिए इसको अब मैं एक फोर्थ पॉइंट्स को मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूं। फोर्थ पॉइंट्स क्या बोल रहा है, तो देखिए एक बार मैं वापस रीड करता हूं, रीड करने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए क्या बोल रहा है। if the graph of system of linear equations will represent two parallel lines, there is no point of intersection and consequently there is no pair of values of x and y which satisfy both equations. Thus given system of equation have no solution. Such pair of linear equations is called inconsistent pair of linear equation. क्लियर है। तो चलिए फटाफट एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे।
चलिए जल्दी लिखिए इसको, फटाफट लिखिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? चलिए लिख लिए। अब देखिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइंस। अब देखिए, अगर आपने इक्वेशन 1 जो दिया है, इक्वेशन 1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अगर आपने इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया ग्राफ पेपर में तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके बाद इक्वेशन 2 के ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर में तो वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन क्या बोल रहा है, पैरेलल है। अगर आपने सेम ग्राफ पेपर में दोनों इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट किया तो आपको दो स्ट्रेट लाइन मिला, और दोनों स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है तो क्या बोल रहा है, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर है? देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली का मतलब उसके बाद, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब उससे अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, देयर इज नो पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy both equations। इसका मतलब जो कि दोनों स्ट्रेट लाइन मिल ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को, मतलब पैरेलल है, इसका मतलब अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, इसका मतलब x और y की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसीलिए यहां लिखा है देयर इज नो पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy both equations, का मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगी x और y की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब does given system of equation have no solution, इस कंडीशन में given system of equation has no solution, कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, मतलब x और y की वैल्यू निकलेगा ही नहीं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब such pair of linear equations is called inconsistent pair of linear equations। तो क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो क्या लिखोगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, उस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? चलिए अब मैं फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, इसको थर्ड और फोर्थ रब कर दे रहा हूं। अब फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है if the graph of system of linear equations will represent coincident or overlapping lines, comma, there are infinitely many common points, full stop, thus
comma given system of equations have infinitely many solutions. ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है। चलिए फिफ्थ पॉइंट को एक बार मैं वापस रीड कर ले रहा हूं, रीड करने के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्या बोल रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइंस, देयर आर इन्फिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट्स, thus given system of equation have infinitely many solutions। तो देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, इक्वेशन 1 के ग्राफ को प्लॉट किया, इक्वेशन 2 के ग्राफ को प्लॉट किया, दोनों स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन एज इट इज एक और स्ट्रेट लाइन वही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 भी यही है और लाइन 2 भी यही है। जैसे सपोज इस इक्वेशन का जो लाइन बना उसको हमने L1 मान लिया और इस इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन बना उसको हमने लाइन 2 मान लिया, मतलब L2 मान लिया, और दोनों क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इसी के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ the graph of system of linear equation will represent coincident lines, coincident हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, coincident lines बोलेंगे, और overlapping lines मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन बन रही है। तो अब क्या बोल रहा है, there are infinitely many common points, there are infinitely many common points मतलब बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे दोनों लाइन में। Thus, given system of equation have infinitely many solutions. Therefore, thus given system of equation have infinitely many solutions. समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो given system of equation है उसके पास बहुत सारे solutions होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, solutions होंगे। क्लियर है? अगर दो स्ट्रेट लाइन ओवरलैपिंग लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दो स्ट्रेट लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसका मतलब जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये था फिफ्थ पॉइंट, समझ में आ गया फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्लियर हो गया। चलिए अब सिक्स पॉइंट क्या है वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिक्स पॉइंट, सच pair of linear equations is called dependent, is called dependent pair of linear equations। तो देखिए क्या लिखा है, such pair of linear equations is called dependent pair of linear equations। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं तो क्या बोलोगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं या ओवरलैपिंग लाइंस होते हैं, जिसके पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेवंथ पॉइंट, सिक्स पॉइंट था, अब सेवंथ पॉइंट। अब सेवंथ पॉइंट क्या बोल रहा है, सेवंथ पॉइंट बोल रहा है कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, dependent pair of linear equations is always consistent,
कंसिस्टेंट, इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो यहां पर क्या लिखा हूं मैं 7 पॉइंट में, जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब उनका सॉल्यूशंस होता ही होता है। समझ में आ गया? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशंस है, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये 7 पॉइंट समझ में आया आपको? तो ये जो ग्राफिकल मेथड थे उसके मैंने कितने पॉइंट्स बताए? 7 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ये 7 पॉइंट्स आप अच्छे से इसको बार बार पढ़ना है, बिना देखे लिखना है, समझना है, और आपको कुछ डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना कि सर हमको ये डाउट था। क्लियर हो गया? चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। इसको अब रब कर देता हूं ये, ठीक है। 7 पॉइंट्स क्लियर हो गया, इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो अभी जो मैं समझाया ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल, तो देखिए एग्जांपल में आप लिखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉल्व ग्राफिकली the pair of linear equations 3x minus 4y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 21 is equal to 0 फुल स्टॉप। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of triangular region formed by these lines and x-axis also comma calculate the area of this triangle। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये आ सकता है वापस से आ सकता है। सीबीएसई में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो क्वेश्चन एक बार मैं वापस में पढ़ करके आपको सुना देता हूं। क्या बोला है सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x minus 4y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 21 is equal to 0। मतलब ये पहला सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया कि आपको दो इक्वेशंस दिए हैं। पहला इक्वेशंस दिया है 3x minus 4y plus 3 is equal to 0 और दूसरा इक्वेशंस दिया है 3x plus 4y minus 21 is equal to 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इनका आपको ग्राफ में इनको प्लॉट करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालना है वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन के फॉर्म बाय दीज लाइंस और एक्स एक्सिस। ये जो दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे और एक्स एक्सिस, इन तीनों से जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उस ट्रायंगुलर रीजन का क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं
वो आपको बताना है, और जो भी ट्रायंगल बना उसका एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, लेट आपको जो पहला इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो दिया है, इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 जो दिया है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आप फ्रॉम 1 लिखेंगे, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म में। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3। ये समझ में आया। इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 से माइनस 4y इज इक्वल टू 3x राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3x प्लस 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3। इतना समझ में आ गया। अब इज इक्वल टू सॉरी इंप्लाइज करके, क्योंकि इक्वेशन के सेकंड स्टेप में इंप्लाइज लगता है, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो सभी साइड नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y, इसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/4, ये बॉक्स के अंदर। क्लियर हो गया। अब इसका अपने को टेबल बनाना है, इस इक्वेशन का टेबल, मतलब ये क्या हो जाएगा, टेबल जब बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर मैं 2 वैल्यू ले रहा हूं x की, आप चाहो तो 2 से ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोला था, x की ऐसी वैल्यू लेना है जो y फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, x भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, y भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, x भी इंटीजर y भी इंटीजर। तो देखिए अगर आप x 3 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 12, 12/4, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब x की जगह रखो यहाँ पर -1, तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 0, 0/4 0, ये आ गया, ये टेबल बन गया। ठीक है, तो ये था इक्वेशन 1 से टेबल बन गया। अब इधर मैं रब कर दे रहा हूं, अब मैं टेबल 2 बनाता हूं, तो वो मैं लिखूंगा फ्रॉम 2 करके। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 से अपने को y की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 21। तो ये समझ में आया, इक्वेशन 2 से ये 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 21 कैसे आया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ इंप्लाइज करके y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 21/4, ये बॉक्स के अंदर रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 21/4। अब इसका अपने को क्या बनाना है, टेबल बनाना है। क्या बनाना है, इसका टेबल क्या होगा। तो देखिए टेबल कैसे बनेगा, अब ऐसा मैं x की 2 वैल्यू ले रहा हूं, आप चाहो तो x की 3 वैल्यू भी ले सकते हो, 4 वैल्यूज भी ले सकते हो। अब x की जगह मैं 3 रखूंगा, तो यहां पर रखूंगा 3, तो -3 इंटू 3 दैट इज -9, और प्लस 21 तो कितना आएगा 12/4 दैट इज 3। अब उसके बाद x की जगह रखो 7, -3 इंटू 7 -21 प्लस 21 0, 0/4 0, ये आ गया टेबल। तो देखिए फ्रॉम 1 से मेरे को टेबल मिला और इक्वेशन 2 से मेरे को टेबल मिल गया, समझ में आ गया। अब इस दोनों टेबल को स्टडी करके अब मुझे क्या करना है, अपने ग्राफ पेपर में ग्राफ प्लॉट करना है, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको रब कर देते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसको रब कर दिया जाए।
अब देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब यहां पर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कैपिटल X 0, कैपिटल X डेस, कैपिटल Y 0, कैपिटल Y डेस। ठीक है, Y डेस, कैपिटल Y, कैपिटल Y डेस, कैपिटल X डेस, कैपिटल X। इतना समझ में आ गया। अब देखना दोनों टेबल को ऑब्जर्व करोगे आप। सो X की जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है, तो एक ज्यादा हम लेंगे। तो यहां पर 8 तक प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। तो ये हम प्लॉट कर देंगे, 8 तक हम प्लॉट कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखना x का मिनिमम वैल्यू कितना आ रही है, मतलब दोनों टेबल को अगर आप देखोगे तो x की जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव में -1 आ रही है, तो ये हो जाएगा -1, तो एक ज़्यादा -2 तक प्लॉट कर देंगे। अब देखिए y की कितनी आ रही वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू 3 आ रही है, तो अपन क्या करेंगे 4 तक प्लॉट कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अब उसके बाद y की नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं रही है, तो अपन बस यहाँ -1 -2 तक प्लॉट कर लिए। अब देखना टेबल 1 को देखो आप, टेबल 1 को, तो टेबल 1 में x की पहली वैल्यू क्या आ रही है 3 और y की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो देखिए ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट्स प्लॉट कर दो भाई 3, 3। टेबल 1 x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0। ठीक है, ये टेबल 1 मैंने प्लॉट कर दिया। अब क्या करना है आपको, ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पेंसिल का यूज करना है, अच्छी क्वालिटी का रबड़, आपके पास जो रबड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। अब 30 सेंटीमीटर स्केल से ये दोनों पॉइंट्स को आप ऐसा प्लॉट कर दो। समझ में आ गया, दोनों पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया। अब ये पॉइंट्स को मैंने मान लिया A और ये पॉइंट्स को मैंने मान लिया B, और ये इसका ये जो स्ट्रेट लाइन बना इसका ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया मैं 3x - 4y + 3 = 0। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद अब मैं टेबल 2 को देखूंगा। टेबल 2 में x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यही पॉइंट्स हैं, तो इसको प्लॉट कर दिए, पहले से ही प्लॉटेड है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, तो देखिए ये हो जाएगा, ये x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को हम ऐसा 30 सेंटीमीटर स्केल का यूज करके दोनों को क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, और दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बना। ये पॉइंट मैंने A माना था, ये पॉइंट B, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ। अब देखूंगा कि ये स्ट्रेट लाइन का ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पर लिख दो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है भाई, 3x + 4y - 21 = 0। 3x + 4y - 21 = 0, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर ये था x एक्सिस और ये था, देखिए ये x एक्सिस, ये एक लाइन बना स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको जो डायलॉग लिखना है वो क्या लिखना है, लिखना ये आपने ग्राफ पेपर में पूरा कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आपको जो डायलॉग लिखना है वो डायलॉग क्या होगा वो लिख लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम द above graph we see that lines AB, देखिए ये लाइन AB है, ये लाइन AB, लाइंस AB
एंड BC। देखिए ये लाइन क्या है, ये जो लाइन है BC है, तो लाइंस AB एंड BC इंटरसेक्ट, यहां पर डेज लगा दिया, intersect each other at point B। देखिए दोनों जो लाइन है B पर कट कर रहे हैं और B का कोऑर्डिनेट क्या है 3,3, तो यहां लिख दो 3,3 एट पॉइंट B 3,3 लिखे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखना यहां पर, उसके बाद आप लिखेंगे hence comma the required solution of the given pair of linear equations is x is equal to 3 and y is equal to 3। ये पूरा आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे। समझ में आ गया? मीन्स hence comma the required solution of the given pair of linear equation is x is equal to 3 and y is equal to 3। समझ में आ गया? मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये एक इक्वेशन दिया था और ये एक इक्वेशन दिया था, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना था। मतलब x और y की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और इसको अपने को ग्राफिकली सॉल्व करना था। तो अपने ग्राफ में सॉल्व कर लिया, तो अपने को क्या मालूम चला, hence comma the required solution of the given pair of linear equation is x is equal to 3 and y is equal to 3। समझ में आ गया? मींस x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लिए। चलिए अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, तो यहां हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट में 9 कॉमा करके, यहां आप लिखेंगे triangular region formed by lines AB। ये देखिए लाइंस AB है, कॉमा ये लाइन BC है, एंड x एक्सिस, एंड यहां आप लिखेंगे x एक्सिस इज ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्योंकि उसका आगे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो क्या बोला है, जो ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म होगा दो स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस से, उसमें जो भी ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है और कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, 9 कॉमा ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय लाइंस AB एंड BC एंड x एक्सिस इज ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर कॉमा करके आप लिखना, यहाँ क्या लिखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज इक्वल टू -1,0। देखिए ये जो है ये अलग से होगा ना, ये ग्राफ पेपर के बाद का है। मैं यहाँ पर जगह नहीं करके ऐसा लिख रहा हूँ, आपको ग्राफ पे बस इतना प्लॉट करके अलग से ये सब लिखना है। ग्राफ पेपर के बाद, जैसे कि ये आपका ग्राफ पेपर प्लॉट हुआ, तो इधर राइट हैंड साइड में जो पेजेस होंगे उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शंस लिखना है। तो मींस यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -1,0। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो देखिए B का कोऑर्डिनेट क्या है 3,3, तो यहाँ 3,3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C
तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है 7,0। देखिए ये जो सी का जो कोऑर्डिनेट वो क्या है 7,0, ये निकालना था। जो ट्रायंगुलर रीजन है उस ट्रायंगुलर रीजन में 3 वर्टाइसेस होंगे, किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए -1,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 3,3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी 7,0। ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, ये जो ट्रायंगुलर रीजन बना इस ट्रायंगुलर रीजन का अपने को निकालना है एरिया। क्या निकालना है एरिया। इतना समझ में आ गया। तो चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कैसे एरिया निकालना है। तो नाम कॉमा करके लिखना। यहां पर आप क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर हाफ बेस, देखिए बेस ये हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक। तो बेस यहां पर AC और जो हाइट होगा ये B है, ये नीचे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर। तो ये जो होगा इसको मान लेते हैं M। तो ये BM क्या हो गई हाइट हो गई BM। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद इज इक्वल टू करके हाफ AC की वैल्यू A से C की वैल्यू कितनी है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 है। BM की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ये कितना है, देखो ये इसके बराबर है सामने में। तो कितना यूनिट है 1 2 3। तो ये 3। अब इसको सॉल्व करो, हाफ इंटू 8 इंटू 3 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ लिख देना 12 और यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है मीटर नहीं है। अगर सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट होता, मीटर होता तो स्क्वायर मीटर हम लिखते यूनिट। तो यहाँ पर कुछ भी यूनिट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 12 स्क्वायर यूनिट्स। 12 स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। तो समझ में आ गया ये। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। क्या क्वेश्चन कराया कि ग्राफिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये आज के वीडियो का। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आने वाले वीडियोस में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट 3 बनेगा उसमें फिर मैं आपको और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझाऊंगा। तो आज का हमारा जो भी वीडियो था इसका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या है, अब आपको आपने वीडियो देख लिया, अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कैसा चाहिए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। अपना फीडबैक आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसे लगा, टीचिंग क्वालिटी कैसे लगी, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उस वीडियो को इम्प्रूवमेंट करूँगा, अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूवमेंट करूँगा। क्लियर है। और अगर मेरा मेहनत और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, स्माइल करते रहिए, हैप्पी रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को आप अपने मम्मी पापा से ज़रूर शेयर करिए, उनसे अपना प्रॉब्लम्स को आप छुपाइए मत। जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है
तो आप अपने मम्मी पापा के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिए और आप मेरे साथ भी अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो मिल करके, मतलब मैं, आप और आपके मम्मी पापा मिल करके आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खूब मन लगा करके पढ़ाई करना है और हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड हमको हमेशा सपोर्ट करते रहिए, हमको हमेशा गाइड करते रहिए, सजेस्ट करते रहिए। सो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।